biggest, largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics Wallah। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे भारत माता की जय। एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे भारत माता की जय। प्लीज राइट भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। जल्दी से एक बार लिख देंगे भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। भाई ये परिश्रम का ही है ना? हाँ बस ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, ऑल राइट। ये क्या हो रहा भाई? थोड़ा सा लैग कर रहा है, माफी चाहूंगा। चलिए, क्या बात है। खुशी, प्रिंस, आयुषी, कुमुद, नीलेश, कृष, मेघा, अंकिता, उमंग, और बाप रे इतनी तेज चल रही, नजर ही नहीं आ रहा, नाम ही नहीं नजर आ रहा भाई साहब। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तगड़ा, एकदम खतरनाक। तो मेरे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स का पार्ट 1। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स का पार्ट 1। एकदम फील दिला दूंगा, क्लास 11th में भी पढ़ाया है, क्लास 12th में भी ये चीज पढ़ाऊंगा और मजा दिला दूंगा। सुनील भैया कैसे पढ़ाएंगे? एक होती है फॉर्मूला वाली अप्रोच, फॉर्मूला तो बता ही दूंगा, लेकिन साथ में कंसेप्ट भी सिखा दूंगा। तुम कहोगे सुनील भाई मजा आ गया यार। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई और बहन हैं, है ना, जो यहां पे क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से अपनी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपके सुनील भैया का चैनल है, यानी आप ही का चैनल है, तो दोस्तों फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड अब हम चलते हैं यहां पर। तो आज सुनील मेरे भाई, मेरे बड़े भैया क्या पढ़ाएंगे? तो सुनील भैया आज आपको पढ़ाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन वेज टू एक्सप्रेस इट। बिल्कुल एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करूंगा। अभी आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी की हर एक लाइन हम कवर कर रहे होंगे। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 2 और 3 लेकर खोल कर बैठ जाओ, एकदम समझ में आएगा तुम्हें कि सुनील भैया कितनी बढ़िया तरीके से आपने बताया। इसमें मैं बात करूंगा रिलेटिव कंसंट्रेशन यूनिट्स, यानी कि उसको बोलते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन, और दूसरा डाइल्यूट कंसंट्रेशन यूनिट्स। ये दोनों की चर्चा हम आज की क्लास के अंदर, यानी कि ये टॉपिक और इसके अंदर में दोनों टॉपिक, इनकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनील मेरे प्यारे बड़े भैया, आपने एक होमवर्क हमें दिया था, फटाफट से इस होमवर्क का आंसर भी आप प्लीज हमें बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो पहले आप इसका आंसर बताएंगे और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। खंसा कह रही है सुनील भैया एक्टिंग कर रहे हैं। कौन सी एक्टिंग करी भाई मैंने? अभी तक तो कुछ भी एक्टिंग नहीं करी। फंडू का प्रोडक्ट होता था, उसमें मैं एक्टिंग करता भी था, मानता हूं, क्योंकि वहां पे एक्टिंग करनी पड़ती है। 1 to 8 के बच्चे एक्टिंग करके पढ़ते हैं। 9-10 में थोड़ी कम होती है, 11-12 में बिल्कुल कम हो जाती है। कौन सी एक्टिंग भैया? कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, आप मेरी बहन हो, थोड़े समय आप सुनील भैया की क्लास देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सुनील भैया क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा समय आप मेरे को दो, थोड़ा समय मैं आप लोगों को देता हूं, साथ में हमारा एकदम परफेक्ट बॉन्ड बन जाएगा, है ना। लाखों बच्चे मुझे अपना बड़ा भैया मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, बहुत प्यार देते हैं। आप लोग भी देने लग जाओगे। मुझसे पता है कि बहुत सारे बच्चे तो उड़ान के ही हैं, उदय के ही हैं, कुछ नए बच्चों की बात मैं कर रहा हूं। तो बॉन्ड हमारा बहुत जल्दी बन जाएगा दोस्तों। अब इस सवाल को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल हमें क्या कह रहा है? असर्शन और रीजन इसने हमको दिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी। 52% बच्चों ने यहां पे सही किया है। शंभवी, अनुष, आरडीएक्स, यथार्थ, गणपति, शर्मा जी, नित्यम, हर्षल, हिमांशु एंड आकाश। अब ध्यान से आप मेरी बात को यहां पर अगर गौर से सुनेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले सुनना, असर्शन और रीजन ये दोनों सिंपल क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये क्या होता है और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये क्या होता है, ये दोनों मात्र एक स्टेटमेंट होते हैं। ये मात्र एक स्टेटमेंट होते हैं, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है। अब असर्शन के बारे में अगर हम यहां पर चर्चा करें तो असर्शन हमको कहता है, असर्शन कहता है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है कि भाई साहब सोडियम के अंदर अगर हम मरकरी को डिसॉल्व करते हैं तो लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। बिल्कुल सही है ये बात, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन अ सॉलिड सॉल्यूशन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन द सॉलिड स्टेट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अगर मैं इसकी ही बात करता हूं तो यहां पे मरकरी जो है वो मेरे पास लिक्विड स्टेट में होता है और सोडियम जो है वो मेरे पास सॉलिड स्टेट में होता है। तो क्या जरूरी है कि ये दोनों के दोनों मेरे पास लिक्विड स्टेट में हो? ऐसा जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है?
असर्शन कह रहा है अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम इज अ सॉलिड सॉल्यूशन, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप ये बोलते हैं कि दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में या दोनों के दोनों सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये बात गलत है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर। कामना करता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों को समझ में आई होगी ये बात। तो चलते हैं अब आगे 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 चलेंगे आगे आगे। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एंड वेज टू एक्सप्रेस इट। सुनील भाई ये कंसंट्रेशन क्या है और इसको बताने का तरीका क्या है, प्लीज हमें समझाइए, हमें ये चीज अच्छे से बताइए, तो मैं आपको हर एक चीज अच्छे से बताऊंगा। आ जाओ। सबसे पहले कंसंट्रेशन है क्या और उसको बताने के तरीके क्या है, पूरी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, मैं हर एक वर्ड हर एक लाइन एनसीईआरटी का आपको समझाऊंगा। ये प्योरली एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ताकि अगर किसी भी लाइन से एनसीईआरटी घुमा फिरा के सवाल पूछे तो मेरे प्यारे भाई बहन हर एक आंसर को कर पाए। अब पहली लाइन कहती है द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन किस किस चीज से बना है, किस किस चीज से बना है। तो अगर मैं बोलता हूं द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी जो घोल है, जो सॉल्यूशन है, ये अंदर किस किस चीज से बना है, इसकी कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन की मदद से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन को बता सकते हैं। पहली बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको यह बताना है कि कोई भी सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर बना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज कितनी कितनी अवेलेबल है, तो वो बेसिकली हम लोग कंसंट्रेशन के माध्यम से बताते हैं। अब कंसंट्रेशन जो है वो क्वालिटेटिवली भी हम बता सकते हैं और क्वांटिटेटिवली भी हम बता सकते हैं। दो तरीके हैं। पहला है कि जब कंसंट्रेशन आप बता रहे हैं, ठीक है, जब आप कंसंट्रेशन बता रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, उसको बताने का पहला तरीका है क्वालिटेटिव तरीका। सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन आप बता रहे हैं सुनील भैया, उसका पहला तरीका क्या है, क्वालिटेटिव। अब ये क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव में आप एग्जैक्ट नहीं बताते कॉम्पोजिशन, आप एक रिलेटिव बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन बतानी है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन बतानी है, और मुझे बोला है कि सुनील भैया आप क्वालिटेटिवली बताओ। तो क्वालिटेटिवली मैं उसको कैसे बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि सॉल्यूशन या तो डाइल्यूट है या तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है। अब मेरी डाइल्यूट की डेफिनेशन क्या है, डाइल्यूट की डेफिनेशन मेरे पास सिंपल इतनी है कि यहां पर रिलेटिवली कम मात्रा में सॉल्यूट होगा और यहां पर रिलेटिवली ज्यादा मात्रा में क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो बड़ी ही वेग डेफिनेशन है। अगर आपसे किसी इंसान ने बोला कि भाई साहब आप एक सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन बताइए, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन बताइए, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि ठीक है मैं उसकी कॉम्पोजिशन बताता हूं, मैं क्वालिटेटिवली बताऊंगा। अभी क्वालिटेटिव में क्या होता है कि इंसान डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के फॉर्म में बताता है। अब ये बहुत ही रिलेटिव टर्म्स है, इसमें आप एग्जैक्ट डिटेल्स में नहीं बताओगे कि अच्छा इसमें इतनी मात्रा में ये है, उतनी मात्रा में वो है, उतनी मात्रा में ये है, बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। सो दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड दस द नीड फॉर अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन अराइजेस। यानी कि अगर मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना इसमें सॉल्यूट है, कितना इसमें सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नंबर्स के टर्म्स में चाहिए, तो यहां पर मैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में जाता हूं, जो मुझे एग्जैक्ट नंबर या फिर रेशियो में कोई चीज बताता है। जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारे हो गए। तो आपको मेरी बात समझ में आई। कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन किससे बना है, अगर इसको हमें बताना है तो हम कंसंट्रेशन के माध्यम से बताएंगे। कंसंट्रेशन को बताने के दो तरीके, क्वालिटेटिव तरीका है और एक क्वांटिटेटिव तरीका है। क्वालिटेटिव तरीके के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा कि अच्छा इतना एग्जैक्ट सॉल्यूट, इतना एग्जैक्ट सॉल्वेंट, नहीं। इसको बताने के लिए आपको क्वांटिटेटिव तरीके पे जाना पड़ेगा कि एग्जैक्ट नंबर में बताओ कितना सॉल्यूट घोला, कितना सॉल्वेंट था। ये सारी बातें आपको क्वांटिटेटिव तरीका बताता है। तो क्वांटिटेटिव तरीके हैं कौन कौन से कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, ये सही तरीका है पढ़ाने का, किताब में सही तरीका नहीं है, फ्लो डिस्टर्बेंस्ड है। अब देखना, तीन तरीके होते हैं, मैं आपकी पूरी किताब कवर करूंगा इन तीन तरीकों से, ध्यान से देखना, किताब वाली ही चीज है लेकिन तरीके को ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने।
तो व्हाट आर द क्वांटिटेटिव वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन? सबसे पहला रिलेटिव, दूसरा डाइल्यूट, और तीसरा कंसंट्रेशन यूनिट्स बेस्ड ऑन मोल। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, जैसे मोल्स के बेसिस पे क्या है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें। तो आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। रिलेटिव कंसंट्रेशन यूनिट्स यानी कि परसेंटेज के माध्यम से कंसंट्रेशन को हम कैसे बताते हैं, और डाइल्यूट कंसंट्रेशन यूनिट्स यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन की मदद से हम कैसे बताते हैं, ये मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। सुनील भैया, हमको यही समझने में बहुत दिक्कत आती है। अरे तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ठीक है। चलो, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया। ये जो एक बच्चा स्पैम कर रहा है, सर मुझे नहीं समझ आया। अरे मेरे भाई, मैंने समझाया ही क्या है अभी तक? मैं तो हाथ जोड़ लिए भाई तेरे, मैंने कुछ भी नहीं समझाया अभी तक। चालू किया है लेक्चर, अभी तो चालू किया है लेक्चर। तो इंट्रोडक्शन टू कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, मैंने सिंपल इतना बोला, मेरे भाई एक सॉल्यूशन तूने बनाया, पानी में तूने डाल दी चीनी, डाल दी। हाँ, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे इसकी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन पेपर पर लिखकर दिखा, तो यानी कि आप मुझे क्या बता रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन बता रहे हो। अगर आप मुझे इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट नंबर्स और फिगर्स बता रहे हो कि 20% मास बाय मास सोल्यूशन है या 1 मोलर सोल्यूशन है, अगर आप इस टर्म्स में बता रहे हो तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, वरना ये सारा का सारा रिलेटिव मेजरमेंट है कि डाइल्यूट सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स होते हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के 3 तरीके हैं, जिनको मैं भी पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने चालू भी नहीं किया। थोड़ा पेशेंस राजा बेटा, थोड़ा पेशेंस। क्यों भटक रहा है? आए भैया लिख दो। ये 11वीं कक्षा का टॉपिक है, पता तेरे को? ये 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर था, वहां पे हमको पढ़ाया गया था, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा। चलो जल्दी से लिख दो एक बार, आए भैया, फटाफट से एक बार आए भैया लिख दो, फटाफट से। राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन, फटाफट से एक बार सारे के सारे आए भैया लिख देंगे। फालतू की स्पैम करोगे तो जबरदस्ती ब्लॉक हो जाओगे, मत करो ये सब फालतू की बातें, है ना। तुम्हारा बड़ा भाई हूं, बड़े भाई होने के कर्तव्य पे समझा रहा हूं। देखो 99% बच्चा पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो। आए भैया लिख रहा है, प्यार से समझ रहा है, ईमानदारी से नोट्स बनाना है, उसका समय मत व्यर्थ करो, उसके माता पिता के पैसे को वैल्यू दो। तुम खाली हो, जीवन में कुछ और करो, अच्छा है ना। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो राह से भटके हैं उनको भी हम राह पर लेके आएंगे, यही हमारा काम है मेरे दोस्त, मेरे भाई। जो राह से भटके हुए उनको भी हम राह पे लेके आएंगे, यही तो हमारा काम है। मैं आपका बड़ा भाई हूं, अगर ऑफलाइन में होते ना तो गले लगा के समझाता, बट कोई बात नहीं। अब ध्यान से समझना, थोड़ी देर के लिए चैट को बंद करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। पूरा फोकस यहां पे देंगे, पूरा फोकस आपका यहां होना चाहिए। अब रिलेटिव कंसंट्रेशन यूनिट्स के अंदर हमारे पास क्या आता है, परसेंटेज कंसंट्रेशन आती है। अब बिल्कुल गौर से समझना, कंसेप्ट कोर आपको देने वाला हूं। देखिए, परसेंटेज के माध्यम से किसी भी चीज को बताना। परसेंटेज आप समझते हैं? सबसे पहले आप समझिए कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज, ठीक है ना। परसेंटेज के अगर आप परसेंटेज के अंदर बता रहे हैं, इसका मतलब आप एक तरीके से रिलेटिव कंसंट्रेशन यूनिट की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज का मतलब होता है पर, सेंट का मतलब क्या होता है, पर, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कोई भी चीज को जब आप 100 की स्केल पे एक्सप्रेस करते हो तो उसे परसेंटेज कहते हैं। सुनील भाई मेरे बचपन से 75% है, 80% है, 95 आई, ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मेरी बात समझ मेरे भाई, मेरी बात समझ। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? स्कूल के परसेंटेज कैसे निकालता है तू? सुनील भाई मैं ऐसे निकालता हूं कि योर मार्क्स, आप ऐसे निकालते होगे, अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100%। अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, आपके टोटल मान लीजिए आपके आते हैं 450 नंबर आते हैं, आपके 450 नंबर आए, आपके कितने में से आए? 500 में से आए। अब परसेंटेज आपको यह कहता है कि अगर आपके 450 नंबर 500 में से आए तो 100 में से कितने आए, है ना। तो आप क्या करेंगे, यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 90, तो 90%। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज का एक्चुअल मतलब क्या है? इस चीज का एक्चुअल मतलब यह है कि अगर 450 नंबर 500 में से थे तो 90 नंबर 100 में से होंगे।
बड़ी बेसिक सी बात है, ये परसेंटेज का बचपन से मतलब है। किसी भी चीज में अगर आप परसेंटेज की बात कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कोई चीज 500 में से, 800 में से, 1000 में से, 2000 में से, कोई मतलब नहीं है 100 में से वो चीज कितनी है। अगर आपके 450 नंबर 500 में से थे तो 90 नंबर आपके 100 में से होंगे। इसका ये एक्चुअल मतलब है इस चीज का। दिस इज द रियल मीनिंग, ये इसका असली मतलब है, ये इसका असली मतलब है कि 450 बाय 500 इंटू 100 ये आपको देगा 90%। इसका मतलब है कोई भी चीज अगर 450 नंबर 500 में से थे तो 100 में से 90 नंबर आएंगे। इसी से ही तो आपका कंसेप्ट आता है। ये तो आपका हो गया फॉर्मूले वाली अप्रोच। अब इसी चीज को अगर मैं कंसेप्ट से करना सिखाऊं तो आपका देखिए दिमाग एकदम फट जाएगा। आप कहेंगे अरे भाई साहब ये कंसेप्ट था। 100% कोर कंसेप्ट है ये। आप रटते हैं योर मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं, अब देखना ध्यान से। देख भाई 450 मार्क्स कितने में से आए? 450 मार्क्स आउट ऑफ 500। अग्री करते हो कि नहीं करते हो? अग्री करते हो? हाँ। तो मैं बोलता हूं कि परसेंटेज का मतलब है कि 100 में से कितने आएंगे। परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी डेटा को 100 के बेसिस पे बताना। अगर आप बोल रहे हैं 450 नंबर 500 में से थे तो 100 में से कितने नंबर थे? मैं मानता हूं कि ये जो नंबर थे आपके x थे, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? x इंटू 500 इज इक्वल्स टू 450 इंटू आपके पास 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 90। ये यूनिटरी मेथड है। 5 पेंसिल 10 रुपए की 20 रुपए में कितनी पेंसिल आएगी? 5 पेंसिल 10 रुपए की 20 रुपए में कितनी पेंसिल आएगी? ये कंसेप्ट रियल है। ये तुमने फॉर्मूला से निकालते हो, मैंने कंसेप्ट से निकाला, यूनिटरी मेथड से निकाला। ये परसेंटेज का रियल फील है। यानी कि 100 में से कोई चीज कितनी है, ये है परसेंटेज। बात समझ रहे हो? ये 5th और 6th क्लास में बतानी चाहिए थी बात। कोई बात नहीं समझाया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हें हर एक बात समझाऊंगा, मेरे पे विश्वास रखना। तो परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 पे निकालना। तो योर मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 का मतलब है कि मेरे 450 नंबर 500 में से आए थे तो 100 में से कितने आएंगे? तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके 90 नंबर आए। इस 90% का मतलब है कि 90 मार्क्स 100 में से होंगे। ये इसका मतलब है। अब आइए इस चीज को समझना स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज क्लियर हुआ? बचपन का टॉपिक क्लियर हुआ? बचपन का प्यार नहीं, बचपन का टॉपिक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हर एक चीज का फील दिला पा रहा हूं? हां। अब देखो, तो कंसंट्रेशंस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव यूनिट्स, एग्जांपल परसेंटेजेस। मतलब ये रिलेटिव यूनिट क्यों है? कोई भी चीज आउट ऑफ 500 थी, 600 थी, 800 थी, अगर विद रिस्पेक्ट टू हम 100 निकाल रहे हैं, 100 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो दैट इज परसेंटेज। तो ये रिलेटिव यूनिट हमारे पास होती है और इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशंस यूज होते हैं। 3 अलग अलग प्रकार के कंसंट्रेशंस हमारे पास यूज होते हैं। पहला होता है मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंट, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो जब भी आप परसेंटेज की मदद से किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताएंगे तो आप उसको 3 तरीके से बताएंगे। पहला मास परसेंटेज के फॉर्मेट में, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्मेट में और तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्मेट में। ये 3 तरीके आपके पास यहां पर होंगे, इसकी मदद से आप उनको समझाएंगे। क्या बात है सुनील भाई? आगे चलिए बताइए। हर एक बात का रीजन दूंगा तुम्हें, ठीक है भाई? मजा आ रहा है ना यहां तक? अरे यहां तक मजा आ रहा है ना? यहां तक मजा आ रहा है ना? जी 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 सुनील भैया, जी सुनील भैया, जी सुनील भैया, समझ में आ रहा है? क्लियर है मेरे भाई बात? मेरी बहन बात क्लियर है? सारे हसमुख लाल और सिमाइलास को समझ में आ रहा है? क्लियर है ये बात? चलो यहां पे चलते हैं। सबसे पहले मास परसेंटेज पे अगर हम जाते हैं तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? सो दिस इज बेसिकली डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करने का जो तरीका है हमारे पास वो है W बाय W। मास परसेंटेज को डिनोट करने का तरीका है W अपॉन में W और फिर लगा दिया परसेंटेज। ये डिनोट करने का तरीका है, ठीक है? अब ये एक्चुअल में होता क्या है? पहले फॉर्मूला बताऊंगा, फिर मैं तुमको कंसेप्ट से कराऊंगा। कंसेप्ट से ना आए कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद कर लेना। पर सुनील भैया पे विश्वास रखना, कंसेप्ट से आंसर आएगा तो मजा आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन रिलेटिव टू द मास ऑफ सॉल्यूशन एज अ होल। तो ये एक्चुअल में क्या होता है? ये एक रेशियो होता है मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन का।
आप मास परसेंटेज जब निकाल रहे हैं तो आप लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। पर आप परसेंटेज के टर्म्स में निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जैसे योर मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू 100%। तो मास परसेंटेज कहता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। यह आपको करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन विच इज रेस्पेक्ट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन एज अ होल। ठीक है, सिंपल सरल सी बात है। यहां पे मास परसेंटेज में आप क्या बताते हैं कि कितना सॉल्यूट अवेलेबल है विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। लेकिन अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है कि 100 के टर्म्स में कितना होगा। अब इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये तो हमारे पास था कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2 यहां पर हमारे पास है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? योर मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू 100%। तो ये कहता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, जिसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100%, यही इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। पर हम सुनील भैया के स्टूडेंट हैं तो हम तो मतलब जानना चाहते हैं। अब देखिए, आपको मतलब में बिल्कुल एकदम डिटेल में घुसाता हूं, एकदम मजा आ जाएगा आपको, एकदम अच्छा मतलब समझाता हूं इस चीज का। अब आपके सामने एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा होगा भारी सा, और वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखा होगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 49% बाय मास मीन्स। इसका क्या मतलब है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 49% बाय मास मीन्स, इसका क्या मतलब है? 49% यानी कि पर 100 पे बात कर रहा होगा, पर 100 पे बात कर रहा है। क्या मतलब है? इसको समझने से पहले एक छोटी चीज समझना कि मास ऑफ सॉल्यूट को हम मेजर करेंगे, यहां पे मास को ग्राम में मेजर करेंगे और इस मास को भी मेजर करेंगे ग्राम में। इस मास की यूनिट ग्राम है, इस मास की यूनिट ग्राम है, इनटू 100% हमने किया। अब एक्वस सॉल्यूशन लिखा है तो इससे मेरे को इतनी बात तो क्या समझ में आ रही है कि यहां पे वाटर मेरा सॉल्वेंट है, वाटर इज माय सॉल्वेंट, पानी मेरा सॉल्वेंट है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 49% बाय मास। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये इसका एक्चुअल मतलब है, ये इसका रियल मतलब है। अगर आपको दे रखा है कि 49% बाय मास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, तो इसका यह मतलब है ये विद रिस्पेक्ट टू 100 बोल रहा होगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू 100 बोल रहा होगा। तो 49% का मतलब है कि 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 जो है, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अरे मास परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि आपके पास मान लो ये वैल्यू कुछ भी थी, ये वैल्यू कुछ भी थी, लेकिन आप 100 के स्केल पे बता रहे हो, 100 के स्केल पे। तो आप यहां पर समझना कि सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है। अगर आपको 49% मास परसेंटेज बोला हुआ है ना, ये 49% बोला है बाय मास, तो इसका यह मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 49 ग्राम H2SO4 है। सरल मतलब इसका इतना है। अगर ये 49% बाय मास बोला हुआ है तो इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 49 ग्राम H2SO4 है और बाकी जो रिमेनिंग है वाटर है। तो रिमेनिंग वाटर कितना हो जाएगा? 49 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो वाटर कितना हो जाएगा? सो मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट है ना वाटर, इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ H2SO4। ये कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन 100 में से 49 को माइनस कर दिया तो ये बेसिकली आ जाएगा 51 ग्राम। खत्म बात। ये एक्चुअल मतलब ये है कि ये 49 ग्राम को 51 ग्राम में डिसॉल्व करवाया होगा तो हमारे पास क्या आया होगा? 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना होगा। अब अगर मैंने बोला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 49% बाय मास, तो इसका इतना मतलब है कि 49 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जिसके अंदर 51 ग्राम पानी है, 49 ग्राम H2SO4 है, मिलकर इन्होंने 100 ग्राम पानी बनाया। बेसिक बातें हैं, ये हम रटते हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं थी। अगर हमें लॉजिक आता तो हम कर सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको एनसीईआरटी डिकोड करवाऊंगा। देखिए
बिल्कुल एनसीईआरटी में आपको डिकोड कराऊंगा, आप मेरे साथ एनसीईआरटी खोल दीजिए, आपको एनसीईआरटी का फन दिलाऊंगा। आप देखिए एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं दो, इन दोनों एग्जाम्पल्स को मैंने तोड़ा है ताकि अगर एग्जाम में सीबीएसई कुछ उंगली करे तो आप सीबीएसई को वहां पर कंसेप्ट में तोड़ के आए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी को डिकोड करते हैं। क्या बोला है? इफ अ सोल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इट मींस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये पहला वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये रहा जिसको मैंने लिखा भी है। तो 10% ग्लूकोज का, ये 10% क्या है? मास परसेंटेज सोल्यूशन है ग्लूकोज का पानी के अंदर। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या आप समझिए। 10% का मतलब है टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम पानी है। ये इसका मतलब है। टोटल जब भी 100 की बात हो रही होगी, याद रख लेना परसेंटेज की बात हो रही है, और अगर हमारे पास सोल्यूशन की बात हो रही है और अगर वो मास में बात कर रहा है तो 100 ग्राम सोल्यूशन इमेजिन करके चलो। उस 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम तो मेरे पास ग्लूकोज है और 90 ग्राम मेरे पास पानी है। ये छोटी सी बात तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। ये सॉल्वेंट हो गया और ये तुम्हारे पास सॉल्यूट हो गया। पहला एग्जांपल समझ में आया? क्लियर है? तो अगर किसी ने बोला कि 10 ग्लूकोज का एक 10% बाय मास सोल्यूशन है, 10% बाय मास सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर है, तो इसका इतना मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम पानी है। दूसरा समझते हैं, एक और बढ़िया सा एग्जांपल। Concentration described by mass percentage is commonly used in industrial applications. For example, commercial bleaching solution contains 3.62 mass percentage of sodium hypochlorite in water. आइए इसको डिकोड करते हैं। ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट हो गई, दूसरा एग्जांपल होगा। आइए इसको डिकोड करते हैं। बिल्कुल आराम से डिकोड कराऊंगा, मजा आ जाएगा तुमको। देखो, अब सबसे पहले सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है NaClO, ये सोडियम हाइपोक्लोराइट है। 3.62 मास परसेंटेज का मतलब क्या है कि अगर सोल्यूशन का वजन 100 ग्राम होगा तो 3.62 ग्राम तो सोडियम हाइपोक्लोराइट होगा, बाकी पानी होगा। ये वाटर के अंदर बोला है ना। हाँ, ये देखो, तो 3.62 ग्राम होगा, ये 3.62 ग्राम। सो 3.62 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 96.37 होगा। अच्छा नहीं, ये तो 380 होगा, सॉरी, 96.38 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो अगर 100 ग्राम सोल्यूशन होगा तो उसके अंदर 3.62 ग्राम तो सोडियम हाइपोक्लोराइट होगा, बाकी 96.38 ग्राम पानी होगा। बेसिक बातें मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं, कामना करता हूं आपको एनसीईआरटी साइड बाय साइड क्लियर होती जा रही है। मैंने आपको यहां पर पहला एग्जांपल ये दिया, मैंने आपको दूसरा और तीसरा एग्जांपल, 3 एग्जांपल्स दिया। अब मैं और क्लैरिटी आपको दूंगा जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको कंसेप्ट से सिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा। ये अच्छा लगे इससे करना, ये अच्छा लगे इससे करना। सिंपल सी बात है, परसेंटेज की बात हो रही है, इसका मतलब है कि 100 के स्केल पे वो पूछ रहा है। मैं सॉल्यूशन को सीधा 100 ग्राम मानूंगा कि 100 ग्राम में कितना होगा, ये मेरे को पूछ रहा है। ठीक है, मैं अभी आपके सामने सारी बातें आपको क्लियर करूंगा, आपको हर एक बात समझ में आएगी। एक बार देखो इसको, जिसको नहीं समझ में आया उसको अभी एक और बार में समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आया उसको अभी एक और बार में समझ में आ जाएगा। देखिए एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता के जा सकता था, पर क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे आपको समझाना चाहिए तो मैं आपको हर एक बात समझा रहा हूं। ठीक है, आराम से कीजिए दोस्तों, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं, हर एक बात मैं आपको यहां पे सिखा के जाऊंगा। ध्यान से देखिए आप। वेरी गुड, 70% लगभग बच्चों ने सही आंसर किया। वेरी गुड, मेरे को अभी इतने ही चाहिए थे। नित्यम, जशनदीप, सैयद, अरहान, आरडीएक्स, सिद्धार्थ, आकाश, निखिल शर्मा, ऋषभ, द बदमाश, फैज अंसारी एंड लक्ष्य। वेरी गुड दोस्तों, अब आप ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिए, आपको मजा आने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा।
आफ्टर डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो आपने इसको डिसॉल्व करवाया है तो ये आपके पास बनता है सॉल्यूट। डिसॉल्व करवाया है आपने पानी में तो पानी बनता है आपका सॉल्वेंट। आफ्टर डिसॉल्विंग 15 ग्राम कॉमन सॉल्ट, 15 ग्राम बोल रहा हूं, 15 ग्राम कॉमन सॉल्ट इन वाटर, द सोल्यूशन वेज 125 ग्राम। व्हाट विल बी द मास बाय मास परसेंटेज और मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन? सिंपल सी बात उसने आपसे ये पूछी है। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100% होता है। मास ऑफ सोल्यूट आपके पास कितना दे रखा है? 15 ग्राम दे रखा है। मास ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है? 125 ग्राम आपको दे रखा है, और मल्टीप्लाई करना है आपको इसको 100 से, 100% से। ठीक है जी, ग्राम से ग्राम कटेगा, 25 5 जा 25 4 जा 5 3 जा 3 4 जा, कितना हो जाएगा? 3 4 जा हमारे पास हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12%। करेक्ट आंसर 12। थोड़ा टॉपिक को समझिए, मैंने आपको क्या बताया? परसेंटेज का मतलब जब भी ऐड होगा इसका मतलब है कि वो आपसे बोल रहा है कि 100 के स्केल पे वैल्यू कितनी होगी। जैसे आप यहां पर बोल रहे थे ना, मैं आपको यहां पर भी एग्जांपल दिया था, आप निकालते योर मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू 100%, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि अगर 450 नंबर आपके 500 में से आए थे तो 100 में से कितने नंबर आए? तो परसेंटेज ये बोलता है कि 100 में से कोई चीज कितनी है। अभी अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है? 125 ग्राम में से 15 ग्राम नमक है। कहने का तात्पर्य क्या, आप कंसेप्ट को समझो ना, 15 ग्राम जो है वो कितने में प्रेजेंट है? 125 ग्राम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। 15 ग्राम 125 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब परसेंटेज का मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना होगा, बस इतनी बात है। परसेंटेज यानी कि पर 100 पे कितना होगा, पर 100 पे कितना होगा। अरे 100 ग्राम में कितना होगा? अगर ये चीज 15 ग्राम 125 ग्राम है तो 100 ग्राम में कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। x मतलब अननोन चीज है, तो x मल्टीप्लाइड बाय 125। अरे यूनिटरी मेथड जो बचपन में लगाया था, x मल्टीप्लाई बाय 125 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। तो 25 5 जा 25 4 जा 5 3 जा, सो x इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 12। ये 12 क्या है? 12 ग्राम। इस 12% का यही मतलब है। इस 12% का क्या मतलब था? यहां आइए, 49% बाय मास का मतलब क्या था? 49 ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है, तो इसका 12 का क्या मतलब है कि 12 ग्राम कॉमन सॉल्ट, 12 ग्राम कॉमन सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ये मतलब होता है ना। तो यहां पे भी आंसर क्या है? 12 ग्राम आया। अरे मेरे भाई, परसेंटेज का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं आपको बोल रहा हूं 49% बाय मास H2SO4 का है, तो इसका यह मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 49 ग्राम H2SO4 है, और एक्वस था यानी कि पानी में उसको डिसॉल्व कराया है, तो 100 में से अगर 49 ये है तो बाकी 51 क्या है? पानी है। उसी प्रकार से अगर आप फॉर्मूला से सॉल्व करते मेरे दोस्त, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन तो मेरे भाई 15 बाय 125 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 12% का क्या मतलब है कि 12 ग्राम कॉमन सॉल्ट 100 ग्राम में है। अगर 15 ग्राम 125 ग्राम में है तो 100 ग्राम में 12 है। इसी चीज को कंसेप्ट से कर दिया मैंने। भाई आपको कंसेप्ट समझा पा रहा हूं मैं? ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला यहीं से कूद के आए हैं, ये फॉर्मूला यहां से बना है। अगर इस 125 को नीचे ले जाता हूं तो 15 बाय 125 इंटू 100, 15 बाय 125 इंटू 100, यह फॉर्मूला कंसेप्ट से आया है। आपको बेसिक बातें समझनी पड़ेगी, वरना आप रटते रह जाएंगे और जीवन में लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। एनसीईआरटी इंटेक्स का सवाल नंबर 1.1 सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, है ना। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। ठीक है, मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा भाई, तुमको पहले फॉर्मूला से कराऊंगा, फिर कंसेप्ट से कराऊंगा। पहले फॉर्मूला से उखाड़ो, फिर कंसेप्ट से उखाड़ना। भाई तुमको जो अच्छा लगे तुम उससे एग्जाम में सवाल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, आ जाओ चलो करते हैं। अब यहां पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वाला गेम भी करना पड़ेगा, ध्यान से समझेंगे। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि मास परसेंटेज बेंजीन का भी निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालना है। यही तो हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव तरीके से। जब हम कंसेंट्रेशन बताते हैं तो हम एग्जैक्ट बताते हैं कि सोल्यूशन में कौन सी चीज कितनी है। अब ये बोल रहा है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन भी निकालो और मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी निकालो। अगर 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व किया, मैं ये मान के चलता हूं इसको मैंने डिसॉल्व किया है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरा सॉल्यूट है। और ये मुझे पता लग गया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड मेरा क्या है, ये मेरा बेसिकली सॉल्वेंट है। इतनी बेसिक सी बात समझने में कोई दिक्कत? कम मात्रा में तो सॉल्यूट है, ज्यादा मात्रा में तो सॉल्वेंट है। जो भी कम मात्रा में होता है वो बेसिकली सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो बेसिकली सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराते हैं। इतना तो बेसिक आता है, आता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकाल लेता हूं, है ना। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। ये बेंजीन ही है, हाँ बेंजीन है। पता लगा, बोलने लगे बहन जी बहन जी, ये बहन जी नहीं है, बहन जी, बेंजीन, C6H6 क्लास 10। हाँ, तो ये कितना है भैया, ये आपने जो डिसॉल्व कराया मास ऑफ सोल्यूट है 22 ग्राम बाय मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास से बनता है। यानी कि जब आप इस 22 के अंदर 122 जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, अरे राजा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन होता है ना। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास इंटू 100%, बेसिक सी बात है। अरे सोल्यूशन का मास किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मास से बनता है। तो ये कितना हो जाएगा, 22 बटे में 144 हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इनटू आपके पास आएगा ये 100%। ठीक है, तो 2 की टेबल से मैं कट करता हूं 11 टाइम्स, 2 7 जा 2 2 जा, और ये कटेगा 2 की टेबल से 50, 2 3 जा 2 6 जा, ये 2 की टेबल से कटेगा बेसिकली 25 टाइम्स, ये 2 की टेबल से कटेगा 2 1 जा और 2 8 जा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 25 अपॉन में 18। ध्यान से सुनना, किसी भी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक ये होती है कि पहले आप उस 2 डिजिट नंबर को लिख दीजिए और बीच में उसको ऐड कर दीजिए। मतलब 25 इंटू 11 करना है तो यहां पे लिखना है 2, यहां पे लिखना है 5 और इन दोनों को जोड़ के लिखना है 7। तो ये हो जाएगा मेरे पास 275 बटे में 18, और ये सारा का सारा डेटा चल रहा है परसेंटेज में, परसेंटेज में चल रहा है। अब अगर आप एग्जाम में यहां तक लिख के आएंगे, अगर आपके पास समय कम है, यहां तक आपने लिख दिया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो सुनील भैया, अगर मैं एग्जाम में यहां तक लिख के आऊं तो आपका आधा नंबर जाएगा, क्योंकि ये एक स्टेप और आगे आपको करना है। पर भैया मेरे पास समय नहीं है, देखो अगर समय नहीं है तो आप आगे जा सकते हो पेपर में, लेकिन मैं आपको एक स्मार्ट वर्क वाला तरीका बताता हूं, है ना। अब यहां पे आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। एक बार आप टेबल पढ़िए, 18 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि तुम भी कैलकुलेटर पे करो, नहीं तो ओरली कर सकते हो। 18 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 270 आता है क्या, है ना। तो मैं क्या करता हूं, अप्रोक्सीमेशन में इसको कर देता हूं 270 कर देता हूं, अप्रोक्सीमेटली 270 बटे में 18 कर देता हूं। तो ये चीज मेरे पास अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई है, ये आ गई है मेरे पास 15%। ठीक है ना। तो रेदर देन आंसर पॉइंट में निकालने की वजह मैंने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, 15% हो गया, 15% हो गया। ठीक है, 15% ये हो गया। तो आउट ऑफ 100 15% ये, 15% का मतलब क्या है, 15% का मतलब है कि 15 ग्राम ऑफ बेंजीन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। कितने बच्चे इस बात से अग्री करते हैं? अगर 15% मैंने लिखा है तो इसका यह मतलब है कि 15 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। जैसे 49% बाय मास ऑफ H2SO4 था, तो 49 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सोल्यूशन में था। उसी प्रकार अगर यह 15% है तो 15 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम सोल्यूशन में है। तो आपके लिए मास, अब देखिए आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। अगर आपको इसका मास निकालना है या मास परसेंटेज निकालना है तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 कितना आएगा, अंदाजा लगा सकते हैं हम कितना आएगा?
सीधी सी बात है, अगर मुझे निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, मास ऑफ CCl4 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 100 में से 100 में अगर 15 ये है तो बाकी कितना हो जाएगा, बाकी जो हो जाएगा 85 ग्राम जो है वो CCl4 हो जाएगा। और 85 ग्राम को आप कैसे लिख सकते हैं, 85 ग्राम को आप लिख सकते हैं 85%। यही तो मतलब है। अगर मैं बोलता 85% है CCl4 बाय मास, तो इसका क्या मतलब है, 85 ग्राम CCl4 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर मैं बोलता हूं 15% बेंजीन बाय मास है, तो 15 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। सिंपल बात, लॉजिक लगाना, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं करना। अब मैंने यहां पर अप्रोक्सीमेशन का गेम खेला है। आपकी किताब में डेसिमल में आंसर आ रहे होंगे, मैं अप्रोक्सीमेशन पे चल रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली मैंने मेरी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अप्रोक्सीमेशन में मैं घुस गया हूं कि भैया अप्रोक्सीमेटली ये 270 हो जाएगा, 270 बाय 18 ये 15% है, तो 15 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम में होगा, तो 100 में से अगर 15 को माइनस करें तो 85 ग्राम CCl4 हो जाएगा। 85 ग्राम CCl4 का मतलब क्या है कि अगर 85 ग्राम 100 ग्राम में अवेलेबल है तो दैट मींस 85% हो गया। मैं बेसिक तरीका यहां पे अप्लाई करना जानता हूं, मैं बेसिक तरीका अप्लाई करूंगा। ठीक, अब आप चाहें तो उसको कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आएगा। ट्राई करके देख लो। अगर आपको ट्राई करना है, आप इसको 100% ट्राई करके देख लो, आपको यही आंसर मिलेगा। देखो करके दिखाता हूं, हवाबाजी की बात नहीं, करके दिखाता हूं। ये देखो, देखो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है ना, ये कैलकुलेट करना है ना, ये कैलकुलेट करना है मेरे को, है ना, ये मेरा इंटेंट है कैलकुलेट करने का। ध्यान से सुनना, मुझे पता है 22 ग्राम को मैंने 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व कराया, तो इसका यह मतलब है कि 22 ग्राम बेंजीन जो है वो कितने ग्राम सोल्यूशन में, यहां पे आप हमेशा सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन, तो 22 ग्राम बेंजीन जो है 144 ग्राम सोल्यूशन में अवेलेबल है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 ग्राम में कितना अवेलेबल होगा। बेसिक बातें समझना सीखिए। भाई कूलिंग चालू कर देंगे क्या, कूलिंग। 22 ग्राम बेंजीन 144 ग्राम सोल्यूशन में है, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना बेंजीन होगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 144 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 100, तो x इज इक्वल्स टू 22 इंटू 100 बटे में 144। सेम कैलकुलेशन यही वाली, ठीक है ना, यही सेम कैलकुलेशन है, तो अप्रोक्सीमेशन से हम इसको लिख सकते हैं कि ये 15 आएगा, है ना, ये ऐसे आ जाएगा। एक मिनट, ये आएगा 275 अपॉन में 18, अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिखेंगे 270 अपॉन में 18, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आ जाएगा 15, ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 15 ग्राम, ठीक है ना, ये है 15 ग्राम। 15 ग्राम बेंजीन अगर 100 ग्राम सोल्यूशन में है तो मास परसेंटेज कितना हो गया बेटा, मास परसेंटेज कितना हो गया, इसका मतलब है 15% बाय मास। छोटी छोटी बातें समझिए, रटिए मत, समझिए, कंसेप्ट यही है। अगर मैं लिखता हूं 15% बाय मास, तो इसका यह मतलब है कि 15 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम सोल्यूशन में अवेलेबल है। ये 15 आ रहा है, कैसे आया, 22 ग्राम बेंजीन 144 ग्राम सोल्यूशन में था। परसेंटेज का मतलब है कि पर 100 पे कितना होगा, तो 100 ग्राम में x मान लिया, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 15 ग्राम आई। इसका मतलब 15% बाय मास है। बाकी क्या हो जाएगा, 85% बाय मास हो जाएगा। छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, आपके लिए डिफिकल्ट बन जाती है, बड़ी आसान आसान सी बातें हैं। जहां आपको ये परसेंटेज दिख रहा है, अगर आपको मास परसेंटेज बोल रहा है कि मास बाय मास परसेंटेज है, तो अगर आपको उसने बोला 15%, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 15 ग्राम जो है वो 100 ग्राम में डिसॉल्व होगा। उसने बोला 47%, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 47 ग्राम जो है 100 ग्राम में डिसॉल्व है। इतना बेसिक सेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, तब तो आप कंसेप्ट समझ पाएंगे, वरना कंसेप्ट सारे ऊपर से जाएंगे बेटा। मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, मेरी आदत है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, पर क्योंकि बोर्ड के पेपर बड़े फ्लक्चुएट होते हैं, आपने देखा है, बिना कंसेप्ट के आप हिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। 122 ग्राम है। अरे मेरे भाई, एक भाई को एक कंफ्यूजन आया है, वो चलिए क्लियर करते हैं।
एक भाई मुझे कह रहा है कि सुनील भैया आपने यहां 144 क्यों लिखा? दादा 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व कराया। कार्बन टेट्राक्लोराइड दादा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। जब भी आप मास परसेंटेजेस की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो मेरे भाई सॉल्यूशन का वजन कितना हो जाएगा? 22 प्लस 122 144। तो इसीलिए यहां पर भी लिखा 144 ग्राम सॉल्यूशन। ये देखिए सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है मेरे भाई, फोकस कीजिए। 122 ग्राम सॉल्वेंट है, 22 ग्राम सॉल्यूट है, दोनों अगर मिल जाएंगे तो 144 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा। और ये आपका परसेंटेज हमेशा सॉल्यूशन पे है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 144 ग्राम में अगर 22 ग्राम है तो 100 ग्राम में x होगा, तो x की वैल्यू ये आएगी। सिंपल बेसिक मतलब समझिए दादा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरी चीज, आइए फटाफट से फोकस करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज को हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज बेसिकली डिनोटेड बाय V बाय V। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो वॉल्यूम परसेंटेज इज डिनोटेड बाय V बाय V। नाउ व्हाट इज V बाय V? एक बच्चा कह रहा है एग्जाम में मैं क्या लिख के आ सकता हूं? एग्जाम में आप ये लिख के आ सकते हैं, आप चाहें तो आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। भाई साहब ये आपका ये कंसेप्ट से ही तो फॉर्मूला आया है, तो आप कर सकते हैं। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करते हैं, तो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग वॉल्यूम का इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा, अब वॉल्यूम का इस्तेमाल में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, तो ये बेसिकली किस चीज का है? अभी हम क्या कर रहे थे? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। अभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में मास की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। यानी यहां पर अब गेम में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं फॉर्मूला में? ताकि 100 की स्केल पर ला सके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करते हो तभी तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम बनती है। तो अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अरे इन दोनों को जोड़ने के बाद ही तो मेरे भाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सुनील भाई इसका थोड़ा सा हमको मतलब समझाइए, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम तो कंसेप्ट वाले छात्र हैं, हम तो आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि कंसेप्ट जानना चाहते हैं, हम आपके प्यारे प्यारे भाई बहन हैं। कंसेप्ट बताइए। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि यहां पर सबसे पहले आपकी बुद्धि में खुलना चाहिए कि वाटर इज सॉल्वेंट। ये एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज 49% बाय वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है? अब इसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम की यूनिट हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को मैं मेजर करता हूं मिलीलीटर में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करता हूं मिलीलीटर में। इनको मिलीलीटर में मेजर कर रहा हूं। तो 49% बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 49 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन, हमेशा परसेंटेज आएगा तो 100 की बात होगी। हमेशा याद रखना, अगर मास परसेंटेज है और अगर 49% बाय मास दे रखा होता तो 49 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम। 49% बाय वॉल्यूम है तो 49 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। हमेशा परसेंटेज का मतलब है कि 100 के रेस्पेक्ट में कितना होगा, यह मतलब है। तो 49% बाय वॉल्यूम है कि 100 मिलीलीटर में 49 मिलीलीटर तो इथेनॉल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा वो बेसिकली कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 49, दैट इज इक्वल्स टू 51 मिलीलीटर। 51 मिलीलीटर पानी और 49 मिलीलीटर इथेनॉल मिक्स होगा तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर है भाई?
क्लियर है भाई? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर कह रहे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सुनील भैया स्लो पढ़ा रहे, एक बच्चा कह रहा है सुनील भैया फास्ट पढ़ा रहे। भाई देखो मेरी बात समझना, कुछ बच्चे जो होते हैं वो इस लेवल के होते हैं जो यहां आते हैं, कुछ इस लेवल के होते हैं, कुछ इस लेवल के होते हैं, मेरे को यहां से उठाना पड़ता है। आप समझो मेरी प्रॉब्लम समझो। बैच में लगभग 80,000 से 1 लाख बच्चा है, तुमको लगता है कि मैं सबको सेटिस्फाई कर सकता हूं? तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, यहां से चलता हूं ताकि सबको खुश कर सकूं, कोशिश करता हूं। तुम मेरी जगह पे आके सोचो कि मुझे सिर्फ एक बच्चे को नहीं, मुझे लाखों बच्चों को खुश करना है। प्लीज समझो, है ना? मेरी जिंदगी ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे हर एक बच्चे को साथ लेकर चलना है, सबको ऐसे एक लाइन में अपने साथ लेकर चलना है कि हाथ भाई तू भी मेरा भाई है, तू भी मेरा भाई है, चल साथ में चलते हैं। इसीलिए बड़ा बेसिक से उठाता हूं, ये बेसिक बात है। टीचर सिर्फ फॉर्मूले बताते और चले जाते, जाके चेक कर लेना अगर गलत फहमी हो तो मैं अगर एफर्ट मार रहा हूं तो उसकी इज्जत करें, उसको सुने, उसको नहीं समझ में आया तो एक और बात सुने, पर मेहनत करें दोस्तों। मेहनत से जो भागेगा वो जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकता, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। शॉर्टकट लेने वाले ले लेते हैं, फिर कुछ होता नहीं है शॉर्टकट लेने से। ठीक है, चलो फिर से एनसीईआरटी को थोड़ा सा डिकोड मारेंगे, बढ़िया से एनसीईआरटी डिकोड मारेंगे, आपको और बढ़िया फील दिलाएंगे। आइए एनसीईआरटी डिकोड मारते हैं, 2 एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए, उनको डिकोड मारते हैं। अगर सबसे पहला लिखा है 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर मींस that 10 milliliter of ethanol is dissolved in water such that the total volume of the solution is 100 milliliter। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको बोला है कि 10% solution of ethanol by volume, है ना, 10% solution of ethanol by volume, तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा सरल सा मतलब क्या है कि आपने 10 मिलीलीटर इथेनॉल को 90 मिलीलीटर पानी में डिसॉल्व कराया है ताकि 100 मिलीलीटर सोल्यूशन बने। आप सिंपल सा सोचो, अगर मैंने आपको बोला कि 10% बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल है, इसका मतलब है कि 10 मिलीलीटर इथेनॉल 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में है, तो उसके अंदर पानी कितना होगा? 100 में से 10 माइनस किया, 90 पानी होगा। यही चीज, ऐसी वाली चीज। 49% बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 49 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर, तो पानी कितना होगा? 100 माइनस 49, 51 मिलीलीटर। अगर यही चीज 10% दे रखी हो तो इसका मतलब है 10% बाय वॉल्यूम सुनते ही समझ जाना कि 10 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में होगा, बाकी क्या होगा? पानी होगा। दूसरा एग्जांपल समझो, solutions containing liquids are commonly expressed in this unit. For example, a 35% volume by volume solution of ethylene glycol and antifreeze is used in cars for cooling the engine. At this concentration, the antifreeze lowers the freezing point of water at minus 17.6 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब है इसका? मैं आपको समझाता हूं। आपको यह बात पता है कि जो इंजन होता है उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट होता है पानी। बात को बड़ी गौर से सुनना, जो गाड़ी का इंजन होता है ना, उसको ठंडा करने के लिए पानी एक कूलेंट की तरह काम करता है, जो इंजन से हीट को ड्रॉ करता है ताकि इंजन के अंदर एक बढ़िया टेम्परेचर मेंटेन रहे, ज्यादा ओवरहीटिंग ना हो। ठीक, पर जब एक्सट्रीम सर्दी आती है तो भाई हम भी आ जाते हैं साथ में। आप आओगे तो गर्मी आ जाएगी ना, हॉटनेस लेकर के। वही तो कह रहा हूं, आप आओगे तो गर्मी आएगी ना। यस सर जी, पहले तो यार एक बात बताओ, नाराजगी क्या है? नहीं, क्या नाराजगी भाई? सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक जागे नहीं हैं। ये तो अपने जागृत बच्चे हैं ऑलरेडी, ये तो अपने जागे हुए बच्चे हैं, है ना। अपने को वो उन बच्चों को भी जगाना है सर जो अभी तक जागे नहीं है सर, और आपकी बहुत जरूरत है अभी वहां स्टेज पे। क्या करना है वहां पे? वहां पे बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, बहुत सारे नए बच्चे भी हैं जो सुनील सर कह रहे हैं, सुनील भैया कह रहे हैं। नहीं, आते आते वहां जाके एकदम अभी मस्ती करते हैं। पर अभी क्या थोड़ा पढ़ा रहा था मैं, खत्म करके फिर आता हूं मैं। डन है ना। ये देखो आरडीएस करके ये इन्हें क्या धमाका कर दिया ताकि टेम्परेचर बढ़ जाए। आग लगा दिए इन्होंने, आग लगा दिए तो फिर आग ही काम आएगी ना। सही बात है। आ जाओ यार, जल्दी से आ जाओ। डन है, थोड़ी देर में आता हूँ। इसके एक्स्ट्रा पैसे हमको नहीं मिलते हैं। चलो डन है। आ जाओ भाई। अब पहले ना आप ये डिफिकल्ट टर्म्स, बच्चा क्या करना, एनसीईआरटी से डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है? बच्चा डिस्कनेक्ट इसीलिए होता है एनसीईआरटी से, भाई साहब आपने लिख दिया ये एंटी फ्रीज, है ना, आपने लिख दिया इथाइलिन ग्लाइकोल, आपने लिख दिया टेम्परेचर रिड्यूस करता है। बच्चा कहता पागल हो क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या लिख रहे हो? समझ ही नहीं आ रहा कुछ। समझो,
समझो, पहले तो इसको समझो, पहले तो इसको समझो। अगर आपको यह दिखता है ना कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज एन एंटी फ्रीज, इसका क्या मतलब है? तो मैंने आपको बताया कि जो पानी होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है, इंजन को ठंडा करने का काम करता है, कूलेंट की तरह। लेकिन अब पानी के साथ प्रॉब्लम है कि पानी का जमने का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब मान लीजिए किसी बहुत ही ठंडे देश में हम गए जहां पे टेम्परेचर 0 से नीचे जा रहा है, तो वहां पे तो पानी जो कूलेंट है वो जम जाएगा। हाँ भैया, तो फिर ऐसा क्या करें कि वो जमे ना? तो उसको जमे ना, इसके लिए उसके अंदर एंटी फ्रीज डाला जाता है कि भाई पानी तुम सॉलिड मत बनना, इसके लिए एंटी फ्रीज डालते हैं। अब एंटी फ्रीज जो इथाइलिन ग्लाइकोल है वो बता रहा है कि अगर आप 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डालोगे तो वो फ्रीजिंग पॉइंट को -17.6 डिग्री सेल्सियस कर देगा। मतलब जिस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, उसमें अगर आपने इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन अगर आपने बना दिया उसका पानी के साथ, तो वो उसी पानी के जमने के तापमान को -17.6 डिग्री सेल्सियस कर देगा। अब इसी डेटा को अगर मैं समझाना चाहूं तो मेरा कहने का मतलब क्या था, ये 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन का मतलब है कि 35 मिलीलीटर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिसॉल्व्ड इन 65 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू फॉर्म 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। 35% का मतलब क्या है कि 35 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में अवेलेबल है, यानी उसमें 65 मिलीलीटर वाटर होगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 35% अगर आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे रखा है तो आपको सिंपल दिमाग में आना चाहिए कि 35% दे रखा है, वॉल्यूम में पूछ रहा है, तो 35 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में होगा। 35 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में होगा, तो ये 35 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में है, तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा? 100 में से 35 माइनस कर दो, 65 तो क्या है? पानी है, और 35 क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है। 35% बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब है कि 35 मिलीलीटर इथाइलिन ग्लाइकोल 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में है। 100 मिलीलीटर सोल्यूशन किससे बना है? 35 मिलीलीटर ही है, और 65 मिलीलीटर वाटर से मिलकर यह सोल्यूशन बनता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो डन है, आ जाओ। दोनों तरीके से करना है सवाल। एक, जो बच्चे लगाना चाहते हैं फॉर्मूला वो लगाएंगे फॉर्मूला, जो बच्चे लगाना चाहते हैं कंसेप्ट वो बच्चे लगाएंगे यहां पर कंसेप्ट। दोनों आप लगा सकते हैं और इससे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार जाता हूं वहां पे यूट्यूब वाली क्लास में, एक बार नाच के आता हूं, ठीक है? थोड़ा सा ये यूट्यूब वाले इवेंट में भी आ जाओ, है ना? तुम तो क्लास में रहो, उधर मैं जाता हूं थोड़े बच्चों के साथ, एक बार नाच गाना करके आता हूं। तुमको देता हूं 90 सेकंड, ठीक है? चलो चलो।
वो मैं वहां दंगल खेलने गया था। कोई बात नहीं। क्या आंसर आ रहा है? 25% आ रहा है। चलो मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं, मुझे भी आंसर नहीं पता। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 25 आंसर आ रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं। मैं वहां खेलने गया था भाई, जीत गया। टग ऑफ वॉर में गया था, जीत गया अपन भाई। चलो कोई ना। सबसे पहले क्या बोल रहा है? 10 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल, ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूट। इज डिसॉल्व्ड इन 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ये हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। 10 milliliter of alcohol, alcohol is solute, is dissolved in 400 milliliter of water, water is solvent. Identify the volume percentage of solution. Volume percentage is equal to volume of solute by solution into 100%. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है? देखिए ये कितना है? 100 मिलीलीटर। सोल्यूशन किससे बनेगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं, 100 प्लस 400 इंटू 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 बटे में 500 इंटू 100%। 0 से 0, 0 से 0, 5, ये हो जाएगा 20%। 20 यानी कि सी आंसर है। खत्म। यस, वेरी गुड। 81.55% बच्चों ने सही आंसर दिया है। हर्ष, शंभवी, तनिष्क, ध्रुव, ऋषभ, आयुष, अनुष, सैयद फरहान, आरडीएक्स, शतार्थ, निखिल शर्मा, अनुराग, चाहर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई और बहनों। कामना करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो, अब कंसेप्ट से सिखा दूं, कंसेप्ट से सिखा दूं। 100 मिलीलीटर एल्कोहल है, तो 100 मिलीलीटर एल्कोहल कितने सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में 100 मिलीलीटर एल्कोहल कितने सॉल्यूशन में अवेलेबल है? 400 प्लस 100 होता है 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन। हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन में निकालोगे 100 मिलीलीटर एल्कोहल 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, तो 100 का मतलब क्या होता है? अरे पर 100, यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है कि पर 100 पे बताना। इस परसेंटेज का मतलब क्या है एक्चुअल में? सुनील भैया आपने बताया, इसका मतलब है 20 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। ये बेसिक सी बात आपकी बुद्धि में घुसनी चाहिए। जब भी आप ये परसेंटेज देखो तो 20 मिलीलीटर एल्कोहल, अगर ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है तो मिलीलीटर लगाना, तो 20 मिलीलीटर आपका सॉल्यूट 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में होगा। तो 20% अगर बाय वॉल्यूम बोल रहा है तो 20 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल, यहां पे सॉल्यूट एल्कोहल है, 20 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। अब यहां पे कंसेप्ट लगाते हैं, 100 मिलीलीटर एल्कोहल 500 मिलीलीटर सोल्यूशन में, 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में x मिलीलीटर एल्कोहल है, 100 इंटू 100 x इंटू 500, 0 से 0, 0 से 0 गया, तो ये x दे देगा हमको 20 मिलीलीटर। बात खत्म, बात खत्म, गेम ओवर। ठीक है भाई, ठीक है। अब एकदम तूफान में आए भैया लगा दो कि सुनील भैया हमें सारी बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं पूरा 100% लगा रहा हूं जोर कि मैं आपको फॉर्मूला और कंसेप्ट भेजे में देके जाऊं, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए। मैं कामना करता हूं आपको फॉर्मूला एंड कंसेप्ट दोनों से समझ में आ रहा है और दोनों से सवाल आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है? डन है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जो यहां पे लास्ट हमारे पास आता है परसेंटेज कंसेंट्रेशंस में, वो लास्ट हमारे पास आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं मेरे भाई? इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, वेट बाय वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा मास बाय मास परसेंटेज, दूसरा हमने पढ़ा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये अगेन किस चीज का रेशियो होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। यानी सरल भाषा में अगर मैं यहां पर बोलूं तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200%। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टाइम्स 100%। यह मतलब है इस चीज का।
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि मास ऑफ सोल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100%। ये दोनों ही सेम चीजें हैं, ठीक है। अब कंसेप्ट 3 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से इस चीज को समझेंगे। मैं कामना करता हूं कि आपकी बहुत बढ़िया तरीके से मदद कर पा रहा हूं। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप शायद थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन अब आपने यहां पे लेक्चर देख लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखना। एक्वा सोल्यूशन बोला है फिर से, इसका मतलब यानी कि यहां पे कहना यह चाहता है कि पानी हमारा सॉल्वेंट है, वाटर इज आर सॉल्वेंट। सो दैट इज 18% मास बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? अब मास को मेजर करते हैं हम लोग ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मेजर करते हैं हम लोग मिलीलीटर में। 18% बाय मास लिखा होता तो क्या लिखते सुनील भैया? ध्यान से सुनना, अगर 18% बाय मास लिखा होता तो हम लिखते 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अगर 18% बाय वॉल्यूम लिखा होता तो 18 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। अगर यहां लिखा है 18% मास बाय वॉल्यूम, तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि 18 मास पहले है ना, तो 18 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मिलीलीटर में मेजर कर रहे हैं और मास ऑफ सोल्यूट को ग्राम में मेजर कर रहे हैं, तो 18% का क्या मतलब हो गया कि 18 ग्राम आपका सॉल्यूट जो है वो 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में अवेलेबल है। ये इस चीज का सिंपल सा सरल सा मतलब है। क्लियर है बात? अगर ये बात आपको क्लियर है, अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%, अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है, इफ यू नो द फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला अप्रोच यहां पर क्लियर है, तो मेरे दोस्तों आप फटाफट से सोल्यूशन का आंसर मुझे देंगे, इस सवाल का मुझे आंसर देंगे, सोल्यूशन देंगे। 45 सेकंड्स दे रहा हूं, जल्दी से कर दीजिए। एक भाई कह रहा है एंड कर दो, एंड कर दो, बाकी बच्चे कह रहे हैं नहीं करो नहीं करो। अरे भाई देखो, जब तक पूरा नहीं पढ़ाऊंगा तब तक एंड नहीं करूंगा। आप समझिए, मैं आप लोगों को इन डिटेल इन डेप्थ कंसेप्ट्स की क्लैरिटी देने के लिए यहां आया हूं, ठीक है। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं बच्चों के डाउट्स ना क्लियर कर दूं, जब तक मैं कंसेप्ट क्लियर ना कर दूं। जल्दी से बताइए। आइए, ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी। 44.62% बच्चों ने सही दिया है। द बोधमोश मेरा भाई, सभ्या, सैयद अरहान, आयुष, अभय, दिव्यम, मिस्टर वीआईपी गोविंद, तनिष्क, विष्णु, यक्षांश चौधरी, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, आइए इस चीज को हम लोग करते हैं फटाफट से सॉल्व। ध्यान से देखिएगा, आराम से करेंगे। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो दे रखा है 5%, ठीक है, इक्वल टू लीटर्स ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन वुड यू टेक टू ऑब्टेन 75 ग्राम ग्लूकोज। 75 ग्राम ग्लूकोज यानी कि ये ग्राम में मेजर हो रहा है, यानी कि मास ये रहा 75 ग्राम, और लीटर्स ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन यानी कि ये मिलीलीटर में, हम इसको मिलीलीटर कर देते हैं, है ना, मिलीलीटर्स, क्योंकि यहां मिलीलीटर में दे रखा है ना, तो हाउ मेनी मिलीलीटर्स, है ना। तो ये मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, मैं मान लेता हूं कि ये x हो जाएगा इनटू 100%। बात समझ में आई क्या? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% होता है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है 5%, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 75 ग्राम। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन x हो जाएगा इंटू 100% हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज को हम कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास
ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 75 इंटू 100 हो जाएगा। 5 की टेबल से ये बेसिकली हमारे पास 20 टाइम्स हो जाएगा, है ना। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि, और इसको सिंपल कर देता हूं, 15 5 जा 75, सो x इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1500 मिलीलीटर में आंसर आएगा 1500 मिलीलीटर आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं कंसेप्ट से करना चाहूं तो चलो ये एक होमवर्क देता हूं तुमको। इसको कंसेप्ट से सॉल्व करना जो है वो आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, आज का होमवर्क है, इसको कंसेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए यहां तक अब हमारे पास डाइल्यूट कंसंट्रेशन यूनिट्स खत्म होती है। एक बार आए भैया लगा दीजिए, सॉरी रिलेटिव कंसंट्रेशन यूनिट्स खत्म होती है, डाइल्यूट कंसंट्रेशन यूनिट्स अब हम स्टार्ट करेंगे। सर कुछ कंफ्यूजन हुआ है, क्या कंफ्यूजन है एक बार देख लेते हैं फटाफट से। सर ऐप पे एआई गुरु शो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो ऐप रिलेटेड डाउट है, आप इसके बारे में एक बार स्टूडेंट सक्सेस टीम से बात कर सकते हैं, आकांक्षा बेटा। ठीक है सर, प्लीज रिपीट कर दो सिमरत सोही, कौन सी बात आपने कही है? ये वाली बात कही है। ठीक है, इसको रिपीट कर देता हूं मैं। सिमरत ने ये बात कही, आइए इसको रिपीट करते हैं। सिमरत बेटा 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए आपको बोलता है कि 10% इथेनॉल का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब है? मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। इसका यह मतलब है कि 10 मिलीलीटर इथेनॉल 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में अवेलेबल है, तो बाकी बचा हुआ सॉल्वेंट हो जाएगा। अरे मैं ये कह रहा हूं कि 10 मिलीलीटर इथेनॉल 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में है। सोल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। अगर ये आपका सॉल्यूट है 10 मिलीलीटर, 100 ml सोल्यूशन है ना, 100 ml क्या है? एक मिनट, ये इसके ऊपर लिख क्यों रहा है यार? एक मिनट, मैं डायरेक्टली स्लाइड पे चला जाता हूं, स्लाइड पे लिखने लग गया था, है ना। तो अगर 10 मिलीलीटर इथेनॉल है, वो 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो 90 मिलीलीटर पानी होगा। दूसरा एग्जांपल ये कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीज की तरह इस्तेमाल होता है, और यहां पर हम उसका 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन यूज कर रहे हैं पानी के साथ। तो सबसे पहली बात हम यहां पे समझते हैं कि यहां पे हम ये यूज क्यों कर रहे हैं। तो हमारा जो इंजन है वो ओवरहीट हो जाता है, तो उसको ओवर हीटिंग को हटाने के लिए हम लोग पानी को एज कूलेंट इस्तेमाल करते हैं कि पानी उससे हीट एब्जॉर्ब कर ले और इंजन का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ओवरहीटिंग ना हो, इसके लिए हम यूज करते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है। अब बहुत ज्यादा कोल्डर एनवायरमेंट में जाए तो वहां गाड़ी तो चल नहीं पाएगी, यानी कि जो कूलेंट है वो जम जाएगा, तो इंजन की ओवरहीटिंग हो सकती है। तो इसीलिए फिर हम क्या करते हैं कि पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 से -17.6 डिग्री सेल्सियस तक लेके जा रहा है ये एंटी फ्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अगर हम 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन लेंगे, इसका क्या मतलब है कि 35 मिलीलीटर इथाइलिन ग्लाइकोल 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में है। इसका यह मतलब है कि 35 मिलीलीटर इथाइलिन ग्लाइकोल है और 65 मिलीलीटर पानी है, जिससे मिलकर 100 मिलीलीटर सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, चलिए डन है। अब देखते हैं अभी भी कोई डाउट आ रहा है क्या? 10 मई तक नहीं, 10 मई तक तो नहीं हो पाएगा सिमरन बेटा, है ना। एक मिनट, अच्छा ये वाला, एक मिनट, यहां पे इससे क्यों अटैच कर रहा है? ये वाला आपका होमवर्क है, आप करके घर से करके लेके आओ, मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। ठीक है, इसको बता दीजिए फिर से, कौन सा जो होमवर्क है वो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो दैट आप इसको सॉल्व करें। ये वाला फिर से बता दीजिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, एक बार बता देते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आइए इस पे आ जाइए, एक बार मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे आ जाते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा? कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। अब मास ऑफ सोल्यूट को हम मेजर कर रहे हैं ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मेजर कर रहे हैं मिलीलीटर में। आपके सामने मान लीजिए एक डेटा है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज 18% मास बाय वॉल्यूम। तो इसका क्या मतलब है? इथेनॉल को हमने पानी में डिसॉल्व किया, इतना समझ में आया। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि पानी यहां पर सॉल्वेंट है, यानी कि इथेनॉल को मैंने पानी में डिसॉल्व किया है। अब उसने इसकी कंसंट्रेशन क्या बताई है? 18% मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। इसका मतलब है कि 18 ग्राम इथेनॉल को 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व किया। अब 100 मिलीलीटर सोल्यूशन बनाया कैसे होगा वो भी बता देता हूं। कुछ मात्रा में पहले पानी लिया होगा, उसके अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया होगा,
डिसॉल्व करने के बाद पानी को डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, जब तक ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ना हो जाए तब तक पानी डालते रहेंगे। थोड़ी मात्रा का पानी लेंगे, उसके अंदर हम लोग डालेंगे यहां पर 18 ग्राम इथेनॉल, उसके बाद हम पानी को डिसॉल्व करते रहेंगे जब तक सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर तक ना पहुंच जाए ब्यूरेट में। इस तरीके से मास बाय वॉल्यूम के सॉल्यूशंस को बनाया जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं डाइल्यूट कंसंट्रेशन यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, डाइल्यूट कंसंट्रेशन यूनिट्स, कौन सी यूनिट्स? डाइल्यूट कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो डाइल्यूट कंसंट्रेशन यूनिट्स हमारे पास क्या होती है राजा बेटा? ध्यान से आप मेरी बात को समझिए, बहुत ईमानदारी से बताऊंगा, बहुत ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से सुनोगे तो मजा आ जाएगा। अब ये होता क्या है, समटाइम्स व्हेन द सॉल्यूशंस आर टू डाइल्यूट, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी लो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन सच एज 0.0001% और 0.000001%, they are expressed in parts per million और parts per billion। क्या मतलब है इस बात का? मैं आपको समझाता हूं। कभी कभी कुछ चीजों की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा कम होती है कि परसेंटेज में वो इस तरीके से एक्सप्रेस होती है। अब इस चीज को इस तरीके से एक्सप्रेस करने की जगह हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन ले आते हैं। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इसका एक्चुअल मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर मैं ऐसे समझाता हूं कि अगर मैं किसी चीज को पर 100 पे बता रहा था, 100 की स्केल पे बता रहा था, पर 100 पे बता रहा था, तो वो जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हमको कैसी दिखती है? उसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए बिल्कुल ऐसी है, ऐसी कंसंट्रेशन है। आप किसी चीज को 100 के स्केल पे बता रहे हो, तो जब आप उस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो इतनी ज्यादा आपको लो दिख रही है, इतनी ज्यादा लो दिख रही है ऐसे। तो फिर आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि यार 100 की स्केल पे बताने का इसको मतलब नहीं है, 100 की स्केल पे इसकी मात्रा जो है बहुत बेसिकली कम आ रही है। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन पे बताते हैं। अब पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन का एक्चुअल मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए मैं इसको ऐसे बताऊं या मैं इसको इतनी मात्रा में बताऊं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कंसिडरेबल अमाउंट बन जाता है, क्योंकि यहां पे तो मात्रा बहुत कम आ रही है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को 10 की पावर 6 की स्केल पे या 10 की पावर 9 की स्केल पे बताऊं, तो रिलेटिवली जो वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी। यहां पर अगर इतना है तो यहां पर कितना होगा, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। 10 की पावर 9 पे हम इसकी कंसंट्रेशन को कुछ ऐसे देख पाएंगे, समझ रहे हैं? तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा कम होती है कि जब आप 10 की पावर 2 की स्केल पे यानी 100 की स्केल पे बताओगे, यानी परसेंटेज में बताओगे, तो कुछ बहुत ऐसी नजर आती है, ऐसी ऐसी। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं 10 की पावर 2 यानी कि पर 100 पे बताने की जगह हम क्या करते हैं, पर मिलियन पे और पर बिलियन पे उसको बताएंगे। तो पर मिलियन पे उसकी थोड़ी कंसंट्रेशन अच्छे से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे और पर बिलियन पे और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत कम है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस रूम के अंदर मैं पॉल्यूटेंट बोलूं तो बहुत कम होगा। अब उसको अगर मैं परसेंटेज में बताने लगूंगा तो वो पॉइंट्स में चली जाएगी वैल्यू। तो मैं बोलूंगा कि भैया पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन पे बता दो, जैसे हम पॉल्यूटेंट्स को एक्चुअली में एटमॉस्फेयर में बताते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में, है ना, ऐसे ही बताते हैं। तो ये कुछ नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन इज जस्ट लाइक आप किसी चीज को पर 100 के स्केल पे बताओ तो पार्ट्स पर 100, किसी चीज को 10 की पावर 6 के स्केल पे बताओ तो पार्ट्स पर मिलियन, किसी चीज को 10 की पावर 9 के स्केल पे बताओ तो पार्ट्स पर बिलियन। जैसे अभी तक हम 100 के स्केल पे बता रहे थे, अब हम 10 की पावर 6 और 10 की पावर 9 के स्केल पे बताएंगे, बात खत्म, बस इतना ही है। ये चीज मैंने बता दी। जैसे मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मास परसेंटेज का मतलब होता है पार्ट्स पर 100, यानी किसी चीज को 100 के स्केल पे जब हम बताते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू 100 वो वैल्यू कितनी होगी, यानी 100 में से वो वैल्यू कितनी होगी, तो वो होता है हमारे पास परसेंटेज। लेकिन अगर उसी चीज को हम 10 की पावर 6 के स्केल पे बताएं या 10 की पावर 9 के स्केल पे बताएं, है ना, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, तो वो ये हो जाएगा, सीधी सी बात है। जब आप 10 की पावर 2 के स्केल पे बताओगे तो परसेंटेज है, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 9 के स्केल पे बताओगे तो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन है, सिंपल सी बात है।
जैसे अगर किसी ने आपको बोला 10%, किसी ने बोला 10 ppm, किसी ने बोला 10 ppb, तो क्या मतलब आना चाहिए आपकी बुद्धि में, क्या ये मतलब देगा? अगर मैंने बोला 10% मास बाय मास सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब आएगा? इसका क्या मतलब आएगा? इसका मतलब आएगा कि भाई साहब आपका 10 ग्राम का जो सॉल्यूट है वो आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ये इसका इतना ही मतलब आएगा। समझ रहे हैं? सिमिलरली 10 पार्ट्स पर मिलियन अगर वो बात कर रहा है तो वो ये कह रहा होगा कि 10 ग्राम का जो सॉल्यूट है वो 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। 10 पार्ट्स पर मिलियन है तो ये कह रहा होगा कि 10 ग्राम सॉल्यूट जो है वो 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। इनका इतना ही मतलब है बस। जब हम किसी चीज को विद रिस्पेक्ट टू 100 निकालते हैं तो परसेंटेज, विद रिस्पेक्ट टू हम क्या निकालेंगे? 10 की पावर 6 और 10 की पावर 9, तो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। अगर मैंने बोला 10% तो 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। अगर मैंने बोला 10 पार्ट्स पर मिलियन तो 10 ग्राम सॉल्यूट 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर मैंने बोला 10 पार्ट्स पर मिलियन तो 10 ग्राम सॉल्यूट 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन में, बस इतना ही। अगर आप 10 की पावर 2 के स्केल में बता रहे हो तो परसेंटेज के टर्म्स में बोल रहे हो, 10 की पावर 6 के स्केल में बता रहे हो तो पीपीएम, 10 की पावर 9 की स्केल तो पीपीबी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे यार, अगर आप आउट ऑफ 100 किसी भी चीज को बताते हो तो परसेंटेज हो जाता है कि अगर हम मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 कर रहे हैं तो यानी कि परसेंटेज में बता रहे हैं। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 करोगे तो पार्ट्स पर मिलियन बता रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 करोगे तो पार्ट्स पर बिलियन बता रहे हो। ये 11th में भी आपने पढ़ा है, सिंपल बात है। देखो, अगर हमारे पास यहां पर एक सोल्यूशन होता और इसकी मैं कंसंट्रेशन बता रहा हूं 10 की पावर 2 पे, बहुत कम कंसंट्रेशन है तो वो ऐसे एक्सप्रेस हो रही है। लेकिन अगर यही मैं 10 की पावर 6 का ले लूं, इतना बड़ा डोमेन ले लूं, तो अब मेरी थोड़ी कंसिडरेबल कंसंट्रेशन बताने लायक आई। 10 की पावर 9 पे ले लूं तो अब मैं इसकी कंसंट्रेशन और बेहतरीन तरीके से बता सकता हूं। तो जब बहुत यहां पर कंसंट्रेशन लो होती है तो हम इन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कीजिए। ये सवाल मैं आपको ट्राई करवाता हूं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.9, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी में भी है और क्लास 12th की एनसीईआरटी में भी है। बड़ा ही बेसिक से सिखा रहा हूं भाई, इससे ज्यादा बेसिक अगर कोई बताता है तो मुझे बता देना यार। अगर मेरे से भी ज्यादा कोई बेसिक से पढ़ा रहा है तो मुझे बता देना भाई। ये होता है कंसेप्ट। अब देखो, मैं तुमको दोनों तरीके से सिखाऊंगा और एक होता है फॉर्मूला। मैं तुमको दोनों तरीके से सिखाता हूं, तुम बताना तुमको कहां से समझ में आया। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, यानी कि उसके अंदर क्या है? क्लोरोफॉर्म है। तो हमारे पास पानी है, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म है, जिसकी वजह से वो कंटामिनेट हो गया, खराब हो गया है। और ये जो क्लोरोफॉर्म है ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, यानी कि इससे कैंसर हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, यानी उसके अंदर क्लोरोफॉर्म है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। The level of contamination was 15 parts per million। ये कह रहा है कि आप इसको परसेंटेज बाय मास में एक्सप्रेस करो। अब देखिए, मास परसेंटेज क्या होता है? आपको मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता है? जी पता है। मास परसेंटेज होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन, इतना तो पता ही है, इनटू 100%। कितने बच्चे मेरे साथ यहां तक है कि भाई अब मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब इस 15 ppm का मतलब क्या है? 15 ppm का मतलब क्या है कि 15 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन, इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इज डिसॉल्व्ड इन 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन। अगर 15% होता तो इसका मतलब होता है कि 15 ग्राम जो है 100 ग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व है। 15 ppm दे रखा है तो 15 ग्राम 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व है। मेरी बात समझो, अगर 15% मास बाय मास परसेंटेज होता तो 15 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में डिसॉल्व होता। 15 ppm दे रखा है ना दादा, तो 15 ग्राम इज डिसॉल्व इन 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट दादा क्या हो जाएगा? 15 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 ग्राम। परसेंटेज है, मल्टीप्लाई बाय 100% मार दो। ये 10 की पावर 2 से इससे कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम से ग्राम कट जाएगा
तो 15/10⁴, ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁴। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कंसेप्ट इसका मतलब क्या है? 15 ppm का मतलब है 15 ग्राम ऑफ CHCl3 इज डिसॉल्व्ड इन कितना? 10⁶ ग्राम सोल्यूशन। यही तो मतलब है। 15 ppm का क्या मतलब है? 15 ppm का मेरे भाई मेरी बहन मतलब है कि 15 ग्राम जो है 10⁶ ग्राम में डिसॉल्व्ड है। अगर 15 पार्ट्स पर बिलियन होता तो 15 ग्राम 10⁹ ग्राम में डिसॉल्व होता। 15% होता तो 15 ग्राम 100 ग्राम में डिसॉल्व होता। ये इतना सा मतलब है भाई। तो 15 ग्राम 10⁶ ग्राम में डिसॉल्व है, तो परसेंटेज का मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना डिसॉल्व होगा? X डिसॉल्व होगा। बेसिक बात है। 15 ppm का मतलब है 15 ग्राम 10⁶ ग्राम में डिसॉल्व है। अब 100% परसेंटेज का मतलब होता है 100 के स्केल पे, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में X डिसॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे? X × 10⁶ इज इक्वल्स टू 10⁻² इंटू हमारे पास हो जाएगा 15। तो ये हमारे पास हो जाएगा X इज इक्वल्स टू 15 × 10⁻² बाय 10⁶, ये हो जाएगा कट के 4। तो ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁴। सिंपल सिंपल। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि ये पर 100 पे है तो ये इतना ही परसेंटेज होगा। ठीक है ना, कि 100 ग्राम में से कितना है? 15 × 10⁴ ग्राम्स है, इतना ग्राम डिसॉल्व है। तो इसको हम बोल सकते हैं 15 × 10⁻⁴%, या इसको भी ऐसे बोल सकते हैं 15 × 10⁻⁴ ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सोल्यूशन। कंसंट्रेशन देख रहे हो कितनी कम है? 100 ग्राम में 15 × 10⁻⁴ ग्राम डिसॉल्व्ड है। कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसीलिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में जाते हैं। पर 100 पे जब हम इसकी कंसंट्रेशन को देखते हैं तो ये कंसंट्रेशन देखिए कितनी ज्यादा हमारे पास कम आती है, इसीलिए हम लोग इसको पार्ट्स पर मिलियन पे एक्सप्रेस करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो खत्म करते हैं। मैं समझता हूं तुमको भूख लग रही है। चलो अब मुझे बताओ, यहां तक आए भैया? समझ में आया क्या? यहां तक आए भैया? समझ में आ गया क्या? आए भैया? समझ में आ गया क्या? What is super saturated solution? Give me detailed explanation. प्रभु भाई, प्रभु भाई एक बार जाकर प्रीवियस क्लास देखिए, उसके अंदर मैंने समझा रखा है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर मात्रा में सॉल्वेंट है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा, तो ये सैचुरेटेड बनता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएं तो आप और सॉल्यूट को डिसॉल्व करा सकते हैं, और जब टेम्परेचर वापस ओरिजिनल टेम्परेचर पे आएगा तो जितना सैचुरेटेड सोल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व था उससे ज्यादा यहां पर डिसॉल्व होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके बारे में डिटेल में लास्ट क्लास में बता रखा है, अभी ओरली बताया, आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। सर आपका फिंगर रेड क्यों है? रेशमा सलिया खनन, क्योंकि मेरे प्यारी बेटा मेरी प्यारी बहन, मैं घर पे पूजा करता हूं तो इससे मैं स्वास्तिक बनाता हूं ना। जब मैं पूजा कर रहा होता हूं ना बेटा, तो इस वाली अनामिका उंगली से मैं स्वास्तिक बनाता हूं प्लेट के ऊपर, जिसपे मैं पूजा करता हूं ना बेटा, उसके ऊपर मैं ऐसे स्वास्तिक बनाता हूं बेटा। ठीक है ना, इस प्रकार से स्वास्तिक को बनाया जाता है। कामना करता हूं आप सभी को पता होगा ये। इस प्रकार से स्वास्तिक बनाने का विधि है, और इसी से मैं बनाता हूं, इसी अनामिका उंगली से मैं बनाता हूं, इसकी वजह से मेरी उंगली जो है वो लाल हो जाती है। ठीक है, माफी चाहूंगा, यहां पर मैं इसको मिटाऊंगा, है ना, कोई बात नहीं। आइए आगे चलते हैं। अमलगम प्लीज आंसर मी। बेटा गौतम, मैंने क्लास में भी समझाया था, अमलगम का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज का अलॉय मरकरी के साथ बनाए, यानी आप मरकरी के साथ किसी भी मेटल को अगर आप मिक्स कर देते हैं उसे अमलगम कहते हैं। जैसे अगर आप दांतों में मसाला भरवाते हैं डेंटल अमलगम, तो मरकरी के अंदर सोना और चांदी मिक्स होता है। अगर आप सोडियम अमलगम की बात करें तो सोडियम मरकरी के साथ मिक्स होता है। अगर आप जिंक अमलगम की बात करें तो जिंक के साथ मरकरी मिक्स होता है।
ठीक है, अमलगम बता दिया। सर बी भी तो कर सकते थे। नहीं, बी नहीं कर सकते थे ना बेटा, बी नहीं कर सकते थे, बी वॉज इनकरेक्ट। चलो डन है, ठीक है, ऑल राइट। थोड़ा सा बेटा जेन्युइन डाउट्स पूछिए, है ना, ताकि आप लोगों का समय बचे। ऑल राइट, तो एनसीईआरटी थ्योरी के अंदर ये आपको दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करके आना है। उसके बाद मेरे दोस्तों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.7 का ये जो सवाल है ये आपको बेसिकली करके आना है। उसके बाद समझ तो सब आ ही गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आज मैं आपको थोड़े से हेल्दी सपर ऑप्शंस बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका बड़ा भाई हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाऊं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप दिन में 4 मील्स लेते होंगे। सबसे पहला आप ब्रेकफास्ट करते हैं, सबसे हैवी होनी चाहिए, उससे थोड़ी लाइटर होनी चाहिए लंच, उससे लाइटर होना चाहिए शाम का नाश्ता जिसको हम बोलते हैं सपर, और सबसे लाइटर होता है डिनर। तो मैं आपको कुछ हेल्दी सपर ऑप्शंस बताता हूं कि भैया आप पढ़ते हो, पढ़ाई करने वाले बच्चे हो, तो आपको कुछ हेल्दी सपर ऑप्शंस बताता हूं। आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो कि वो शाम के समय एक क्लास होने के बाद दूसरी क्लास से पहले आपको लोबिया की चाट बना के दे सकती है। लोबिया जो है उसको आप गर्म कर लीजिए सुबह, और शाम को लोबिया जो उबले हुए हैं उनके अंदर टमाटर कटा हुआ, प्याज कटा हुआ और नींबू डाल दीजिए रस, और चाट का मसाला डालिए, मिक्स कर दीजिए। एक क्लास ओवर होती है, दूसरी क्लास में आने से पहले लोबिया की चाट खा लीजिए। दूसरा शकरकंद या फिर पालक के कटलेट्स आप खा सकते हैं। तीसरा कॉर्नफ्लेक्स दूध के साथ खा सकते हैं। चौथा ब्राउन ब्रेड पे बटर लगा दीजिए और हल्दी वाला दूध पीजिए। हल्दी वाला दूध आपका गोल्डन लिक्विड होता है, बहुत बढ़िया होता है सेहत के लिए, जरूर से पीजिए। एंड या फिर आप ले सकते हैं टर्मरिक विद रोस्टेड चना, यानी हल्दी वाला दूध और इसके साथ जो येलो कलर वाले चने होते हैं, भुगड़े बोलते हैं उनको, वो आप ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास हेल्दी सपर के ऑप्शंस है ना, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, प्यारी बहनें हैं, है ना, आपको मैं दोस्त भी बोलता हूं, आपको मैं छोटा प्यारा भाई बहन भी बोलता हूं, कभी कभी ज्यादा दुलार आ जाते तो बेटा भी बोलता हूं। तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए जरूरी, मैं आपकी एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा, मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको जीवन के लिए जरूरी है, मैं आपको कंसेप्ट डिटेल में दूंगा। साथ ही साथ मैं अभी आपकी स्किल्स पे भी काम करूंगा, अभी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। मैं आपको एआई से कैसे आपके एजुकेशन को फास्टर बना सकते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक है। अभी सीखते हैं कि एक अच्छे विद्यार्थी की कौन सी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत जरूरी है जानना। तो एक अच्छे विद्यार्थी की क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है सुनील भैया? वो है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, यानी कि कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे कौवे को प्यास लगी, मटके में देखा पानी कम है, एक कंकड़, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब तक पानी ऊपर ना आ जाए तब तक कंकड़ डालता रहा। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। बगुला एक पैर से ऊपर करता है, फिर दूसरा पैर ऊपर करता है, धीरे धीरे, जब तक मछली को पकड़ ना ले, बिल्कुल एकदम ध्यान उसका एक ही जगह पे रहता है। स्वान निंद्रा, आपकी डॉगी जैसी नींद होनी चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं 8-8, 10-10 घंटे सो रहे हैं, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, एकदम झटके से उठ जाएं। देखा ना, जो डॉगी बैठा होता है, कोई एकदम से निकले छट करके खड़ा हो जाता है, पीछे दौड़ता है। आपको दौड़ना नहीं है पर उठ जाना है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी, कम खाने वाला। ज्यादा खाएंगे पढ़ने से पहले दिक्कत हो जाएगी। 4 पराठे ठूस लिए, दही खा लिया और भैया नींद आ रही है, आएगी। गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो एक अच्छा विद्यार्थी वो है जिसमें कौवे जैसी चेष्टा हो। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये 5 लक्षण एक अच्छा विद्यार्थी बनाते हैं। इस 5 लक्षण आपके अंदर है तो आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं। बाकी आपके प्यारे सुनील भैया आपको इनवाइट करते हैं, सुनील भैया के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए फटाफट से दोस्तों। एंड उसके बाद जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आपके प्यारे प्यारे सुनील भैया और फिजिक्स वाला दोनों आपके साथ है, तो दोनों आपके साथ हैं। कामना करता हूं ये क्लास आपको समझ में आएगी, बड़ी बेसिक से मैंने पढ़ाया है। कुछ अगर छोटे मोटे डाउट्स है तो फटाफट से रिविजिट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूं और कैटर करूं। मिलते हैं दोस्तों अब अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।